अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट एनिशा और आप देख रहे हैं वीकेंड चैनल। एनिशा, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और मेरी दुआ है आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें और इसी तरह हमारा शो देखते रहें जिसका नाम है वीकेंड चैनल विद एनिशा। अब जी ताज़ा तरीन खबर है कराची से कि कराची में गर्मियाँ आ चुकी हैं। और अच्छा, मेरी तो कोशिश थी कि पूरा मार्च का जो महीना ना बगैर एसी के, मतलब एसी ऑन ना करूं और गुजार दूं। उसकी वजह ये थी कि रात को जब आप एसी में रहते हो और सुबह उठ के जब आप अपने ऑफिस या कहीं भी जॉब पे जाते हैं तो वो गरम गरम जब गर्मी लगती है ना आपको, तो फिर आपकी होती है तबीयत ख़राब। तो इस वजह से मेरी भी थोड़ी सी तबीयत जो है वो ख़राब होना शुरू हो चुकी है। तो देखने वालों को यही कहना चाहूँगी, जब भरपूर गर्मी आ जाए तो कोशिश करें कि ये जो एसी से निकल के हम धूप में चले जाते हैं और फिर धूप से निकल के फिर गाड़ी में एसी में आके बैठ जाते हैं, तो ये थोड़ा सा तबीयत को और ज़्यादा ख़राब करता है। बहरहाल अल्लाह का बहुत शुक्र है, शुक्र अदा करना चाहिए कि ये सारे मौसम हमें मिलते हैं। गर्मी, सर्दी, ये हर किस्म का मौसम जो कि हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। पर हम लोग कहीं ना कहीं परेशान हो जाते हैं कि गर्मी आ गई, क्योंकि गर्मी जब आती है तो लाइट बहुत जाती है, लोग इसलिए परेशान होते हैं। और जब सर्दी आती है तो गैस चली जाती है। ये दो मौसम की दो बहारें हमारे मुल्क में हमें मिलती हैं और इसे हम खूब इंजॉय करते हैं। इसलिए इंजॉय करते हैं कि सर्दियों में हम लोग सिलेंडर और लकड़ियों पे गुजारा करते हैं और गर्मियों में लाइट जब गई हुई होती है, यूपीएस, जनरेटर या हाथ वाला पंखा, तीनों चीज़ों में से एक चीज़ तो सब अपने अपने घर में यूज़ करते हैं। ये होती है जो मौसम की हमारे लिए, क्या कहते हैं, मौसम की बहारें हमारे लिए इस तरह से आती है। पर फिर भी अल्लाह का बहुत शुक्र है। अच्छा जी, इसी के साथ आपको बताती चलूँ कि 9 बजे से 10 बजे तक हमारे साथ मौजूद है हमारे गेस्ट। अगर आप कॉल करना चाहें तो लाइव आपके टीवी स्क्रीन पे हमारे फ़ोन नंबर आ रहे हैं। हमारे साथ हैं जी डॉक्टर आबिद हुसैन मिर्ज़ा साहब, चाइल्ड स्पेशलिस्ट है, पर मैं उनसे हर किस्म के टॉपिक पे जो है ना सवाल कर लेती हूँ बिला किसी झिझक के। इनको वेलकम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? बहुत शुक्र है मालिक का, वही एवरग्रीन। बहुत अच्छी बात है और होना भी चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, गर्मियाँ आ गई, ये मुझे बताएं। मैं तो कल मुझे पता चला कि गर्मी आ गई, क्योंकि कल जब मैंने नाश्ता किया, क्योंकि कल ऑफ था, मुझे घबराहट होना शुरू हो गई और मैंने खुद कहा कि आज से एसी ऑन कर देते हैं। तो फिर रात को जब एसी ऑन हुआ तो सुबह मुझे फील हो रहा है कि जैसे मुझे खांसी भी हो रही है, सांस में प्रॉब्लम भी हो रही है। तो मैं कहा डॉक्टर साहब से पूछूंगी, डॉक्टर साहब ये जब गर्मी आती है, हम लोग लगातार एसी में और फिर वहाँ से निकल के गर्मी में बाहर गए, फिर वापस आ गए ठंडे ठंडे एसी में, तो ये कौन सी बीमारियां हमें उस टाइम पे होती हैं, या कौन सी ऐसी मुश्किलात हमारे सांस लेने में या किसी किस्म का जो आप सही, बताना चाहें? आप ठीक कह रही हैं आप। लेकिन मैं ये वाजे कर दूं कि जी। ये गर्मियों का मौसम नहीं है, ये मौसम में बाहर कहलाता डॉक्टर है। साहब, मुझे तो ये बाहर हाँ, लगती ही नहीं है, इसमें मुझे हाँ। बड़ी गर्मी लगती तो है। मौसम में हाँ। बाहर जो है, असल हाँ। में हमारा जो बॉडी है ना वो सेंसिटिव है। जी। हम लोगों को गर्मी कुछ ज़्यादा लगती ज्यादा है। लगती है, तो बिल्कुल। इसकी वजह ये होती है कि हम मसरूफियात हमारी ज़्यादा होती हैं। तो जब हीट ज़्यादा पैदा होगी, वार्मनेस ज़्यादा होगी, तो जैसे ऐसा महसूस होता है कि जैसे हमें गर्मी गर्मी महसूस लग हो रही रही है। मैं समझता हूँ कि अभी ये कोई एसी का मौसम नहीं है। इसको आप एक्लिमेटाइज करें। अगर आपके कमरा जो बेडरूम है, अगर उसमें एक विंडो बनी हुई है और उसे आप खोल देती हैं रात में और जाली लगी हुई हो ताकि मॉस्किटो वगैरह नहीं आए, तो मैं समझता हूँ आपको एक अच्छा मौसम आपके विंडो में मिल जाता है। और आप उसमें पंखे चल रहे हो तो एसी का भी हमें ज़रूरत नहीं है। ये मौसम बाहर है, इसको बाहर की तरह में देखना चाहिए। आपके घरों में आप इस वक्त कहीं भी बाहर जाएंगे ना, आप बाहर लॉन में जाएं या बाहर से निकल के आप सड़कों पे जाएं, जहाँ भी दरख्त है, जहाँ पे ग्रीन है, सब में फूल खिले होंगे। हाँ। हर जगह फूल ही फूल होंगे। सब में ना आप नॉर्थन एरिया में चले जाएं, इस वक्त बड़ा खूबसूरत मौसम होता है। मौसम। आप बाहर का मौसम, आप जो कि मरी चले जाएं, सवा चले, वैसे मौसम अच्छा है। लेकिन बाहर का मौसम में जाना बहुत ही मार्वलस खुशी प्रोवाइड करता है। तो ये मौसम बड़ा खूबसूरत मौसम कहलाता है। हमें इन सब चीज़ों से, जो गर्मी जैसे मशरूबात हम ज़्यादा पी लेते हैं या इसी वगैरह लगा लेते हैं, हमें इनको अवॉइड करना चाहिए इस मौसम में। हमें ये मार्च चाहेगा, अप्रैल तक जो है ना आप हमें ये करेंगे, उसके बाद फिर हमारा जो है गर्मी का मौसम शुरू होगा। तो मैं समझता हूँ मौसम की अहमियत बड़ी अच्छी होती है। आप घर में अपने घरों में जो है अच्छे अच्छे फूल लेके आ जाएं, समझे ना, गमले घर में रखे फूलों का। इस वक्त फूलों की नुमाइशें हो रही हैं, आप डॉक्टर देखें साहब, हमें पूरे तो घर वर्ल्ड वालों में। ने कभी फूल ही नहीं दिया। अगर देख रहे हैं तो अच्छा। आज ये मैसेज भी दे दे कि फूल
लेना चाहिए, फूल से मोहब्बत पता मोहब्बत बढ़ती चलती है। है ना डॉक्टर और साहब? यही नहीं है मोहब्बत बढ़ती है, बल्कि आपके मौसम को एक्लिमेटाइज करते हैं वो। हाँ उसकी जो खुशबू नेचुरल है, हमें आर्टिफिशियल खुशबू लगा लगा के हम इतने आदी हो गए कि हम हाँ, बिल्कुल नेचुरल ऐसा ब्यूटी है, को भूल गए हम लोग। बिल्कुल तो ऐसा है। हमें चाहिए कि हम नेचुरली चीज़ की तरफ अभी भी जाएं, इसलिए कि ये सब चीज़ें आनी जानी चीज़ है ना। हर चीज़ जो है वो चीज़ है जो आपका परमानेंट है, आपके मिजाज का हिस्सा है, वो चीज़ें हम लाए ना। अभी भी मैंने देखा है कि बहुत से हमारी जो मीटिंग्स होती हैं बाहर, जो होटलों में मीटिंग्स होती हैं, जी। पहले वो आर्टिफिशियल फूल लगा दी जाते हैं ना, बेल लगा हाँ लेकिन मैं अभी पिछले दिनों गया तो वो नेचुरल बिल्कुल। फूल लगाए गए थे। तो उसका तो आपको पता है, फिर वो मौसम और खूबसूरती अलग ही होती है। हाँ तो हमें नेचुरल की तरफ आना चाहिए और उसको बिल्कुल। समझना चाहिए, और मीडिया को भी चाहिए कि ज़्यादा मौसम जो भी शुरू होते हैं उनको ज़्यादा जो है ना प्रोपेगेट करें, उनकी चीज़ों को इशाअत करें, ताकि लोगों को पता हो कि हम किस मौसम से गुजर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अगर बारिश हो गई, गर्मी का मौसम है, जैसे बाहर होगी बारिश होगी तो बाहर की बाहर थी ना, वो तो बारिश होती, लेकिन हम गर्मी की बाहर समझने लग गए वो। हम कभी कभी गर्मी तो बारिश उसकी हो गई डॉक्टर साहब है, वाकई तो मतलब ऐसा नहीं है। हमें, मुझे तो अपना मैं बता रही हूँ, पता नहीं अब औरों के साथ है कि नहीं, मुझे तो लग रहा है प्रॉपर वाली गर्मी शुरू हो गई है और मुझे घबराहट ऐसी होती है। मुझे असल में बहुत सर्दी और थोड़ी सी भी गर्मी बहुत प्रॉब्लम देती है, ये सही दो है, चीजें, मैं शायद सेंसिटिव हूँ इन दो मौसम के बारे में, सही है, इसलिए मुझे तो थोड़ी सी भी गर्मी लगती है ना, मुझे ऐसा लगता है बहुत ज्यादा गर्मी हो गई है। सही। इसकी भी वजह है, देखिए इसका भी मिजाज है हमारा। हमारा जो मिजाज है वो इस तरह से बना है कि हम, यदि हमारे कुछ चीज़ें हैं, BMR जैसे हम कह रहे हैं, बेसिक मेटाबॉलिक रेट है, मेटाबॉलिक रेट होता है हमारी बॉडी का, BMR हम कहलाता है, वो अमूमन यूजुअली इन मौसम में हमारा बढ़ जाता है। अच्छा। हमारा जो वेट है ज़्यादा हो रहा होता है, हम चीज़ें ज़्यादा खा रहे होते ज्यादा खा रहे हैं। अब यूजुअली हमने देखा कि हम गर्म ठंडी चीज़ें कम ही खाते हैं, जितनी ये बारबेक्यूज वगैरह, जितनी भी ये जो है ये गर्म चीज़ों में आती हैं चीज़ें, इससे तेज़ाबियत बढ़ती है बॉडी की। अब आपका एक तो ग़िज़ा आप खा के बाद ताज़गी तेज़ाबी उससे बढ़ रही है, एक आपका मौसम हल्का सा जो था, फिर वो हमारे आजकल जो जैसी उम्र बढ़ रही है ना, उसमें शुगर लेवल बढ़ रहे हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा डॉक्टर है, साहब लड़कियों की तो तमाम 18 से चीज़ें जो ऊपर नहीं है जाती ना वो 50 की भी होंगी, कहेंगे 18-20 के अंदर है, उससे ऊपर बिल्कुल लड़कियों ने नहीं बिल्कुल जाना। बिल्कुल ऐसा ही ऐसा ही है, है ना? बिल्कुल ऐसा ही है। और लगता भी ऐसा है बाद लोगों का हाँ कि ऐसा उनके, होता भी है हाँ इनका। उनका फील हाँ, लेकिन ऐसे भी लोग हैं कि आप हकीकत लगेगी कि आप 30-35 साल में 50 लग रहे थे, हाँ वो फटी चेहरा आ रहा है, बिल्कुल फटी ऐसा चीज़ें होती है। हैं, ऐसी चीज़ें भी मौजूद है। हाँ लेकिन ट्रेंड जो है हमारा ये होता है कि हम कम लगें, हम लोगों को दिखाएं, देखें कि ये एक अच्छा तरीका ज़रूर है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमें और आपको, हम सबको, किसी भी एज के लोगों को टॉलरेंस पावर जो है, क़ुव्वत बर्दाश्त जिसे हम कहते हैं, मौसमी क़ुव्वत बर्दाश्त, उसको बढ़ाना चाहिए। और हमें एक चीज़ को, ऐसा नहीं है कि अगर हल्का सा गर्मी आ गई या बहुत गर्मी आ गई है, ये लफ्ज़ जो बहुत है ना, इसको हमें कंटेन करना चाहिए, हाँ, कंट्रोल ये करना वाली चाहिए। चीज वैसे मैं बहुत हाँ, सवार कर लेती हूँ। हमें किसी भी चीज़ पे अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, मॉडरेटिव को अपनाना चाहिए, और अपने घर का माहौल ऐसा रखें। मिसाल के तौर पर मैंने जैसे बताया, आपने विंडो रखी हुई है, कुछ पौधे आपने रखे हुए हैं, विंडो आपने पंखे रखे हुए हैं, हल्के AC आप चलाएं, बिल्कुल मैं नहीं कहता हूँ, आप हल्का AC चलाएं घर में, ताकि और फिर उसको जल्दी बंद कर दें, ऑटो पे रख दें ना उसे, तो वो जैसे ही आपका मौसम कमरे का ठंडा होगा वो बंद हो जाएगा, है ना। कोई भी एक्सिस है, गाड़ी है, गाड़ी में आप जा रहे हैं, AC फुल चलाया हुआ है आपने, अब आप देखें कितनी, आपने गाड़ी रोकी, शीशा नीचे किया, बात के एकदम गर्म हवा अंदर आई, हीट, हाँ बिल्कुल ये सब चीज़ें नुकसानदेह नुकसान हैं। है। लेकिन हम नहीं समझते, जब ये चीज़ों का टॉलरेंस पावर हमारा गिर जाता है तो हम कहते हैं कि हमें गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही है, हमें सर्दी बर्दाश्त नहीं हो रही। हालांकि ठीक है, ये मैं मानता हूँ कि मुझे सर्दी का मौसम पसंद आता है, लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं कि वो इंसान की जो है वो जोड़ों को हिला दे हाँ बिल्कुल ऐसा है। वो सर्दी का मौसम में जोड़ जोड़ हिल जाता है। इसकी वजह क्या है, बॉडी जो है वो हमारी तो पावर भी नहीं होती इतनी, जब एक चीज़ उस पर अफेक्ट करती है, इन्फ्लुएंस होते हैं हमारी जॉइंट्स पे, तो जॉइंट मोबिलाइज होने के बजाय इमोबिलाइज हो जाते हैं, उनको एक्सरसाइज की ज़रूरत होती है, हीट की ज़रूरत होती है। ये जितनी भी हीट है, ये गर्मी का मौसम, सारे जोड़ खुल जाते हैं इसमें, ऊपर रिलैक्स हो जाते हैं ये। लेकिन जिनके मौसम, जिनके जॉइंट पहले से खुल जाओगे, जिनको बीमारियाँ, अर्थराइटिस है या दूसरी चीज़ें, तो उनको तकलीफें ज़्यादा होंगी। तो मैं ही समझता हूँ कि मौसम के हिसाब से हमें तैयारी करनी चाहिए, हर मौसम की हमें पेश की तैयारी करनी चाहिए। अब जैसे बाहर है तो बाहर के हिसाब से आप ड्रेसिंग करें, खूबसूरत ड्रेसिंग करें अपनी, और मैंने बताया भाई कि ग़िज़ा खूबसूरत अच्छे खाने बनवाएं अच्छे चीज़ों के। और अब रमज़ान इस मौसम में आ रहा है ना,
तो और भी हमारे लिए पर अच्छी डॉक्टर साहब बात हो मेरा तो जाएगी। कोई एक महीने से कुछ ऐसा सिस्टम हो गया, मुझे खुद समझ नहीं आ रही। पहले तो मैं डाइट पे ऐसा करती थी कि दिल को समझाती थी कि मैंने इससे ज्यादा नहीं खाना, पर अब ऐसा हो गया कि मुझसे खाया ही नहीं जा रहा। मतलब मैं अगर आधी रोटी भी खाती हूँ तो ऐसे लगता है कि मैं बड़ी मुश्किल से खा रही हूँ और अपने ऊपर जबर करके खा रही हूँ। मैंने कहा शायद मौसम की वजह से ऐसा हुआ है कि खुद ब नहीं, खुद डाइटिंग शुरू होगी वो वाली, कि मेरा खाना छूट गया बिल्कुल। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये असल में आपकी में तो मैदा एक गैस्ट्रिक प्रॉब्लम शुरू हो चुकी है। ये अच्छा। आपकी जो तेजाबी का जो रेशो है वो बढ़ता जा रहा है, और जो एल्कलाइनिटी जो हमारी बॉडी की होती है वो कम होती जा रही है, यानी पीएच लेवल हमारा एसिडिक होता जा रहा है। तो हमें अभी से इन चीज़ों पर तवज्जो चाहिए। तवज्जो इस तरह से होगी कि जैसा आपने कहा, आप अभी से डॉक्टर को दिखाएं और अभी से कोई एक हल्की फुल्की मेडिसिन लें, जिससे आपका जो पेट का जो फुलनेस है, इसे कहते हैं फुलनेस, पेट जो है ना बढ़ रहा है, यानी जल्दी भर जाता है पेट, जबकि ऐसा नहीं है ना। कैसे होगा? पूरा दिन हम काम कर रहे हैं काम बैठे हुए, कर रहे हैं तो हमें तो ज़्यादा खाना चाहिए। बिल्कुल। अगर पेट की जबड़ों की कैपेसिटी आपकी स्टमक की कम हो रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो है अंदर रिटेंशन हो रहा है फूड का, फूड आगे नहीं जा रही है आपकी। तो आप फौरी तौर पे अगर ऐसे मौके पे अगर डॉक्टर को आप दिखा देंगी, तो आप बहुत ज्यादा एडवांटेज मिलेगा आपको। अच्छा आप बड़ी बीमारी से बच जाएंगे आप सारे। डॉक्टर साहब, हाँ। ब्रेक के बाद आपको दिखाऊंगी। अच्छा, अच्छा। मैं सच कह रही हूँ, जिस दिन से डॉक्टर साहब आए हैं मैंने दूसरे कोई डॉक्टर की तरफ जाना ही छोड़ दिया। मतलब मैं बीमार हूँ, कुछ भी है या कोई भी चीज़ है तो डॉक्टर साहब को कॉल चली जाती। पता नहीं, मुझे समझ ही नहीं, आप कोई खैर नाराज ना हो जाए डॉक्टर, पर एक है, मैं सेटिस्फाई होती हूँ। मैं जो भी टेस्ट करवाती हूँ, रिपोर्ट्स दिखाती हूँ, फिर जो मेडिसिन मुझे मिलती है उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। अब फिर मेरा अब दिल ने यही कहा है कि इसी तरफ सारे इलाज होने चाहिए, वरना थे डॉक्टर, फैमिली डॉक्टर है, 1 से 2 बार जाना पड़ता था वहां पे। कभी रिजल्ट उन दवाइयों से नहीं आता था, फिर दूसरी बार चेकअप करवाना पड़ता था। पर डॉक्टर साहब से जब से मैंने इलाज करवाना शुरू किया है, तो अब ये है कि एक ही बार जो मुझे मेडिसिन मिलती है, टेस्ट होता है, अल्हम्दुलिल्लाह उसको बड़ा अच्छा रिजल्ट मुझे मिलता है। तो फिर बात यही है कि आप एक बार जहां से सेटिस्फाई हो जाएं, दूसरी बार आप कहीं और जाते नहीं है। तो मेरे तो फिर आप फैमिली डॉक्टर डॉक्टर साहब हो के, क्या मैं डॉक्टर साहब को तंग करती हूँ बहुत। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। अगर जब आप मेरे इलाके का मेरे हॉस्पिटल का विजिट करेंगे, तो एक अरसे से 25 साल हो गए, अबाउट 30 ईयर्स हो गए, मेरा यही वहाँ का एक तोड़ा इम्तियाज है। कहते हैं कि डॉक्टर आप इसके बाद हमें एक बार जाना पड़ता है जी। सफेदा। तो वो खतरनाक वाली बात नहीं है कि एक बार गए बस फिर उसके बाद फिर नहीं इलम नहीं है। नहीं, पर ये है हाँ। कि वो उस दवाइयों से या अफाका तो होता वो है मेरे उसकी वक्त। वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि जब मेरे पास मेरा पहले ऐसी मरीज आता है, मैं एक दफा उसका फुल चेकअप करता हूँ। चेकअप करते हैं, ये बिल्कुल। मैं भले वो मेरे पर रश लगा हुआ बा, मैं उसको पूरा टाइम देता हूँ, एक एक चीज उसकी समझता हूँ, फिर उसको इन्वेस्टिगेट करता हूँ। फिर मैं अगर उसके टेस्टों की जरूरत है तो मैं कराता हूँ। मरीज हर बात पे तैयार होता है, इसलिए कि जब मैं उसके अटैचमेंट लिख के जब मैं दवाई मेडिसिन देता हूँ, वाकई मरीज दोबारा नहीं आता, फोन करके बताता है। हाँ वही ऐसा और ही है। जब कहीं मिल जाते हैं तो कहते हैं कि सर शुक्र है मालिक का, बिल्कुल सही है। हाँ कितने बड़े छोटे से बड़े मर्द हो, और मेरी डायग्नोसिस अल्लाह का शुक्र है मालिक का, बड़ा एहसान ये है। बड़ा मैंने बहुत बिल्कुल अल्लाह तवज्जो का दी है इन चीज़ों पे, बहुत इल्म हासिल किया है हाँ। कि मैं तशखीस अच्छी कर लेता हूँ। कम से कम इन्वेस्टिगेशन पे बड़ी से बड़ी तशखीस मुझसे होती है। ये अल्लाह का करम है, अल्लाह मालिक का का एहसान है। बिल्कुल तो ऐसे। ये तो हाँ डॉक्टर तो सभी अच्छे हैं हाँ, सबके पास। हाँ। अच्छे सब है, पर वो कहते हैं ना, अब अगर आप देखें, अगर आप दिल के मरीज हैं तो 1000 डॉक्टर हैं, पर फिर आपको समझ कोई एक आदि आता है। सही। तो यही चीज सही। है बस। अब मेरी भी कुछ ऐसी चीज हो गई है कि अब सही। डॉक्टर तो भरे पड़े हैं बिल्कुल कराची में, पर बिल्कुल, ये देखिए हाँ कोई ये क्राइटेरिया डॉक्टर का नहीं है हाँ कि आपका जो रश लगा हुआ है तो आप आके। मैंने आपको शायद बताया था कि पिछले दिनों एक हमारी पूरी डॉक्टरों की कॉन्फ्रेंस थी पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के हवाले से। एक एसोसिएशन हमारी पीएम में है, हाँ ये हमारी एक दूसरी एक बनी है हमारे इलाके वाइज, वेस्ट जोन में बनी थी। तो मैं मीटिंग में गया हुआ था, सारे डॉक्टर मौजूद थे वहाँ पे, हमारे जोन के और बाहर के। तो इत्तेफाक ऐसा हुआ कि वहाँ अनाउंसमेंट हुआ कि हमारे इसके जो प्रेसिडेंट हमने जो चूज़ किया है, जो सिलेक्शन किया है, वो डॉक्टर आबिद हैं। क्या तो बात मुझे बड़ी हैरानी हुई, मुझे स्टेज पे बुलाया, मैंने कहा भाई वो मैं तो इस काबिल ना था, हैं, लेकिन जब लोगों ने कमेंट्स करने शुरू किए खड़े हुए, तो मुझे अल्लाह का शुक्र अदा किया मैंने, और आज भी मैं प्रेसिडेंट हूँ उसका। और माशाल्लाह, और ये बात ये नहीं है कि प्रेसिडेंट हो गया, मैंने कहा मैं प्रेसिडेंट हूँ, मेरी क्वालिटी होगी ना, हाँ बिल्कुल सही बात है। जो जिस कोई ना बात कोई पे आपकी लोग कायल क्वालिटी हैं, होती है है ना। जो आपको तो उस हिसाब से बहुत अल्लाह का सारी शुक्र है चीजें। हाँ शम्मेना। और इसकी वजह यही है कि मेरे 3 बड़े बच्चे हैं मेरे, और तीनों ही डॉक्टर हैं। माशाल्लाह। एक बड़ा बेटा मेरा स्पेशलिस्ट है, फिर दूसरी बेटी वो स्पेशलिस्ट है, एक तीसरा बेटा मेरा वो डेंटिस्ट है। तो
ये एक रेशो ये भी एक अच्छा है। हाँ। तो जब मुझसे लोग कहते हैं कि सर ये आप ये देख ले और ये देख ले, तो मैंने कहा कि यार मुझे तो अपने घर में बड़ा कॉशियस होना पड़ता है, इसलिए कि मेरे घर में डॉक्टरी चल रही है। हाँ हैं कि ऐसा ना हो कि मेरा बेटा या बेटी मुझ पर तनकीद करते कि बाबा ये क्या है, हाँ। ये क्या चीज़ है। ऐसा नहीं है, वो स्पेशलिस्ट हैं, फिर भी मेरे साथ ही बैठते हैं, नीचे आके बैठेंगे, ज़मीन पे बैठ जाएंगे कि बाबा आपकी आपकी प्रैक्टिस आपकी, आप बताएं क्या करना है। तो ये अल्लाह का बड़ा करम है, ये मालिक का एहसान है कि अल्लाह ने इज्जत दी है हमें, और हमने तालीम भी बच्चों को वही दी है ना, कि वही आला तालीम दी है। मेरा इतना बेटा, आप देखेंगे इतना ज़्यादा उम्र भी नहीं है, वो एक हॉस्पिटल का, जैसे मैं डायरेक्टर हूँ, वो एक प्राइवेट हॉस्पिटल का डायरेक्टर है, इतनी सी उम्र में, और उससे बड़े डॉक्टर वहाँ बैठते हैं, लेकिन वो डायरेक्टर है, इसलिए कि वहाँ के लोगों ने इतनी जल्दी जज किया कि ये बच्चे में बड़ी क्वालिटी। जबकि मैंने जब वो डायरेक्टर बन गया, मैंने बताया बाद में कहीं जाके मीटिंग हुई उनके डॉक्टरों की, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास एक बड़ा प्यारा लड़का है, बड़ा इंटेलिजेंट है भाई, हम अभी एमएस बना है। मैंने कौन है वो, तो उन्होंने कहा भाई ये साहब है। तो मैंने कहा ये मेरा बड़ा बेटा है। हाँ, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अच्छा डॉक्टर साहब, यही चीज़ें होती हैं, एक तो तरबियत, और अच्छा देखें, अच्छी अगर हम अपने औलादों को अच्छी तरबियत देंगे तो यकीनन वो ज़िंदगी में आगे बढ़ के अच्छे इंसान भी बनेंगे, और वो जहाँ काम कर रहे होंगे वो उनके लिए भी अच्छे साबित होंगे। बेशक माँ बाप की तरबियत जो है वो सिर्फ अपने घर तक के लिए नहीं होती, यहाँ तक कि वो जब बाहर जहाँ जहाँ जिन जिन लोगों के साथ मिलते हैं या जहाँ काम करते हैं, वो उनके लिए अच्छे साबित होते हैं। बेशक। तो इसीलिए कहते हैं कि तरबियत बहुत ज़रूरी चीज़ अपने बच्चों की करनी चाहिए, क्योंकि तरबियत अगर ख़राब होगी तो वो सिर्फ घर वालों के लिए नुकसानदेह नहीं है, बाहर वालों के लिए भी बेशक नुकसानदेह है। ऐसा ही है। हाँ। अब जैसे मैंने बताया कि जैसे बाहर चला जाता हूँ तो फिर उसके ऊपर डबल जिम्मेदारी होती है, मेरा हॉस्पिटल भी वो हैंडल करते हैं, फिर बाहर का भी होता है। और मैंने एक बात देखी आके, जो मैं दोबारा जब बैठा, और मेरे कुछ पेशेंट जो एजिड लोग थे, उन्होंने मुझे बताया कि साहब वो जो बच्चा बैठा था आपका, इतना ओबीडियंट बच्चा है कि मैं क्या बताऊं। क्या सर, वो बच्चा हमें आता था, वो देखता था कि बाबा के पेशेंट है और बाबा के दोस्तों की तरह है, तो आप यकीन कि वो खड़े हो जाता था। हाँ। और खड़े होके कहता नहीं सर आप बैठे। फिर उनको देखता था, फीस वीस ये वो सब, कहने लगा नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, आप बेहतर है। कहने लगा अल्लाह तो आपको इतना लाख बेटा दिया है आपको, ये मतलब ये बात देखिए खानदानी होती है। हमने बुजुर्गों की खिदमत की, हमने हमारा इखलाक किया, हमारे बच्चों में वो चीज़ आ गई, है ना। तो बहुत शुक्र है, कोई भी चीज़ गिवन एंड टेकन है। आप अच्छा करेंगे, आपकी औलाद अच्छा करेगी, फिर उनकी औलाद अच्छा करेगी। तो ये एक सिस्टम है, और शफा आती है इसी से। मैंने जब अपनी प्रैक्टिस शुरू की थी तो उस वक्त जो थे बहुत मुश्किल से उम्रे वगैरह पे लोग जाते थे, लेकिन मैं उम्रे पे गया, वहाँ से ज़ारतों पे गया, फिर मैंने अपनी प्रैक्टिस शुरू की। इसी तरह मेरा जो मेरे बच्चे डॉक्टर बनते गए, पहले मैंने इन बच्चों से कहा कि आप बेटा बाद में शुरू करोगे प्रैक्टिस, पहले उम्रे पे चले जाओ। क्या बात, सब बच्चे नो मेरे उम्रे किए हुए, ज़ारतों पे गए हुए, और आप मतलब बात ही कुछ और हो जाती है ना। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो अच्छा डॉक्टर साहब, अब थोड़ा सा ना, हाँ, हम बाहर के मौसम की आपने बात छेड़ी, तो अब थोड़ा सा ये आते हैं, क्या मौसम में थोड़ा देख रहे हैं मतलब आसपास लोगों को कि खांसी, गला खराब, चेस्ट इन्फेक्शन, ये सारी चीजें हो रही है, आज हम इस पे बात करेंगे। बिल्कुल सही है डॉक्टर साहब इसका बताइएगा, क्योंकि ये ज्यादा, और अच्छा फिर इसी के साथ साथ खांसी रात को बहुत ज्यादा हो जाती है। सही है। आपने खुद देखा कि मौसम हालांकि हल्का है, बहुत ठंडा नहीं है, गर्म, आपने हल्का सा एसी चलाया और देखे गला बैठ गया आपका, आपकी तबीयत अभी ओके नहीं है, तो आप जैसे बड़े, हम लोग जैसे टॉलरेंस वाले लोग हैं हमारे, तो फिर बच्चों का दूसरों का क्या हाल हो सकता है। तो ये मौसम जो है हेल्थी सीजन कहलाता है, इसमें बड़ी बीमारियां डेवलप नहीं होती हैं, होती छोटी मोटी। सबसे पहला यहाँ जो मसला आता है, जो छोटे से स्कूल गोइंग लोग जो बच्चे हैं, उनमें गला का आता है, वो गला खराब हो जाता है। इसमें जो थोड़ी थोड़ी हो जाती है, खांसी हो गई, उसमें सांस का मसला हो गया, थोड़ा बुखार हो गया, ये आम मर्ज है हमारे यहाँ का गले का। तो हम ये कहते हैं कि इसमें ग़िज़ा बड़ी अहमियत रखती है। आप ठंडी चीज़ें, कोल्ड चीज़ें आप नहीं लें, अवॉइड करें। और हल्का सा भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है गले, नाक, कान का, या नाक बंद हो रही है, तो इसका बेसिक ट्रीटमेंट यही है कि आप फौरी तौर पे एक तो डॉक्टर से रुजू कर लें, और दूसरी चीज़ ये कि वो चीज़ें जो अवॉइड करने की, जो ठंडी की तरफ जाती हैं, ठंडा पानी मैं समझता हूँ, या कोल्ड चीज़ें हमें अवॉइड करनी चाहिए। और इसमें बेड रेस्ट इसमें भी बड़ी अहमियत रखता है। अच्छा। अगर आज आपको किसी को कोई सोर थ्रोट हो रही है, कोई कोल्ड हो रहा है, कोई साइनस का कोई प्रॉब्लम हो रहा है, आप घर जाके अगर आप रेस्ट करेंगे तो आप जल्दी सही हो जाएंगे। हैं, हमने क्या करते हैं, हम हमारा जो है ये प्रॉब्लम भी चल रहे होते हैं, हम रेस्ट भी नहीं करते हैं, हम काम भी कर रहे हो, और फिर कहते हैं कि साहब वो
बड़ा मुश्किल हो रहा है हमारे साथ, तो हमें थकावट इतनी हो जाती है, मेडिसिन लेते हैं हम ठीक हो जाते हैं, फिर वो शुरू हो जाता है। तो मैं कहता हूँ कि तुम सब कुछ कर लो, अगर आज तुम 1 या 2 दिन तुम रेस्ट कर लोगे या 3 दिन रेस्ट कर लोगे, फिर तुम ज़्यादा एनर्जेटिक होकर काम कर सकते हो, है ना। हम क्या करते हैं कि हम ऐसा नहीं करते, हम कहते हैं नहीं काम भी चलता रहे इलाज भी होता रहे। हाँ तो बिल्कुल ऐसा इलाज की है। अहमियत को समझना चाहिए। हाँ तो बच्चों का स्कूल होंगे, अब बच्चों को छुट्टियां नहीं मिलती हैं हाँ स्कूल की, लेकिन उसमें ये हो जाता है कि जैसे गला खराब हो गया, टॉन्सिल का मसला ज़्यादा हो गया, टॉन्सिलाइटिस हो गया, या और बच्चों को उसी में से गला बुखार तेज हो गया, टाइफाइड हो गया, रोमेटिक फीवर हो गया, अर्थराइटिस हो गया, समझे ना। उसमें छोटे बच्चे तो कचरा निकल आएगा, बिलो 9 मंथ है, 9 मंथ तक है। तो प्रॉब्लम तो इसमें होते हैं, लेकिन जो वायरस की तरफ जाते हैं, हम देखते हैं कि अगर वायरस ऐसी बीमारी जो फैलने की है, जो स्प्रेड हो जाती है, कॉन्टेजियस में आ जाता है, हम उनको रिकमेंड करते हैं कि रेस्ट कराओ। ठीक है। और स्कूल भी माशाल्लाह जो लोग हैं वो भी कहते हैं कि हाँ बच्चों को छुट्टी देनी चाहिए ठीक इसमें। है डॉक्टर साहब, ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, फिर इस पे हम बात करते हैं। जी नाजरीन कहीं ना जाएं, लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ गए हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो वीकेंड शाइन विद एनिशा। डॉक्टर साहब आपकी तरफ आती हूँ, सबसे पहले तो हम बात करेंगे, उसके बाद एक और टॉपिक है उस पर भी बात करेंगे। पहले मुझे बताएं, ये तो बड़ी परेशानी वाली बात होगी है कि हम बड़ा गोश्त नहीं खा सकते हैं, ठीक है, हम चिकन में भी कुछ प्रॉब्लम आ गई है, फिर हम दूध का भी बड़ा डर रहे हैं कि दूध का इस्तेमाल करें पता चले ये, और फिर सोशल मीडिया पे जिस तरह की एक तस्वीर चल रही है, किसी को हो भी चुका है इस तरह से, बिल्कुल वो उनकी बॉडी की उन्होंने तस्वीर दिखाई, मुझे तो बड़ा खौफ फैल गया मेरे मुझे तो ऐसा लगता है कि गोश्त तो खैर मैं बड़ा खाती ही नहीं हूँ, पर एक खौफ आ गया कि दूध भी घर में नहीं लाना, अब चाय के लिए तो लाना है दूध, तो इसके बारे में बिल्कुल। बताएं। देखिए इसमें दो चीज़ें आती हैं, एक तो माफिया ग्रुप है ना। माफिया ग्रुप हमारे मुल्क में बहुत, उसकी गिरफ्त मजबूत है। हाँ। वो जहाँ चाहता है आवाम को मोड़ देता है, इसलिए कि उसको वो समझता है कि मुझे पैसा चाहिए। वो पैसा, ये माफिया ग्रुप कातिल ग्रुप है, ये कातिल ग्रुप है, ये लोगों की जानों से खेलता है ये। उसने जब चाहते हैं, अब जैसे पटकले चिकन की तरफ आ गया, उन्होंने कुछ बात की होगी, मिल दूध वाले डेयरी डेयरी वाले, उनसे उन्होंने कोई बात की होगी वालों के साथ, तुम ये उनके मायदा नहीं तय पाए, है ना। तो उन्होंने क्या किया, एकदम रिमोट उड़ा दी, उन्होंने 2-4 ले आए, दूध के डब्बे दिखा दिया, दूध दिखा दिया, ये खा दिया, वो कर दिया, कोई बीमारी शो कर दी इन्होंने कि भाई ये चिकन में आ रही है, मुर्गियों में आ रही है। भाई सवाल ये कि ये मुर्गियाँ जो आप यूज़ कर रहे हैं, ये तो पीआईए की मुर्गियाँ, ये कोई नेचुरल मुर्गी थोड़ी है, ये है पीआईए मुर्गियों, पीआईए के अंडे निकले, वो मशीन से निकले, उनमें बीमारी कहाँ से आ गई है। तो मैं नहीं समझता हूँ ये कोई बीमारियां हैं, ये कुछ एक आध दो में, भाई आप हम बैठे हुए 4 लोगों में कोई अगर किसी में कोई वायरस आ रहा है, तो ये थोड़ी हम सब में आ गया है। वायरस तो वायरस है, वो एक में आ गया, ऐसी मुर्गियों में आए, उनकी अपनी बीमारियां है ना। एक कॉन्शियस लेवल लोगों ने कहा कि साहब इनकी बीमारियां हाईलाइट कर दी कि भाई ये चीजें आ रही है, तो वो तो आगे अभी सब में आ गई, सब में कहाँ से आ गई, ये सब में ऐसा कुछ नहीं, एक माफिया ग्रुप है। हमें समझना चाहिए इन बातों को कि ये असल कहानी क्या हो रही है। मिलावटों का जोर इतना ज्यादा है हमारे मुल्क में जी। कि महंगाई और दूसरी तरफ देखते हुए हम इसकी तरफ तवज्जो ही नहीं देते। हुकूमत को सबसे ज़्यादा रवैया जो सख्त करना चाहिए वो ज़ख़ीरा अंदोज़ों और मिलावटखोरों के खिलाफ करना चाहिए। आज आप ये देखें कि वो चीज़ें, आटा घी तेल, क्या समझ रही हैं आप, ये महंगाई अपनी जगह है, इसमें मिलावटें अपनी जगह है, हद से ज़्यादा मिलावटें इसके अंदर। आप ये तेल उठा के देखें, देखें आपको ओरिजिनल नजर आता है ये तेल। आप घी उठाए, अजीब, मैंने खुद देखा, मैंने घी निकाला और देखा उसमें पता रुई की गाले लगे हुए हैं, पता क्या कुछ उसमें पड़ा हो नहीं। आप देखें, आपने देखे, आप क्या कर रहे हैं, आप क्योंकि हर आदमी को इतना सच नहीं होता, वो लेके ले आता है महंगाई। यानी दो तरफ है, आवाम जो है हर तरफ से पिसी हुई है, एक मिलावट वालों की तरफ से हुई है, इधर हुकूमत ने महंगाई कर दी उगल ली। मैं कहता हूँ हुकूमत को चाहिए, ठीक है आप महंगाई कंट्रोल करें, आप कर दें, आप मगर चीजें ओरिजिनल कर दें आप। जब आप चीजें ओरिजिनल कर देंगे तो हमारी सेहत तो अच्छी होगी ना, अच्छी होगी, है, और बेहतर तौर पर हम कर लेते हैं। आप पेट्रोल है, आप पेट्रोल महंगा कर देते हो। मैं इस पर बैठ के आपको मैं दावे से कहता हूँ, अगर 10 पेट्रोल पंप आप विजिट करेंगे, 9 में बेईमानी पाई जाएगी, 9 में पेट्रोल पंप इन्होंने जो है ऑल्टरिंग की हुई है, समझे ना। अरे भाई ये क्या है, एक तो वैसे पेट्रोल महंगा, वैसे और आप कम, आपने फर्ज कर लें आपने 20 लीटर आप पेट्रोल डला रहे हैं,
आप 10 लीटर पेट्रोल डला रहे हैं, वो 20 का 16 निकलेगा, और वो 10 निकलना वो 6 और 7 निकलेगा, और इतने सफाई से निकलेगा कि आप कहेंगे नहीं नहीं बिल्कुल सही है, लेकिन आपको तजर्बा है कि तो इतना होना चाहिए। इतना होना चाहिए। हुआ है, मेरे झगड़े हुए हैं। मेरे पास एक पोस्ट थी जिससे मैं रेड कर लेता था पेट्रोल पंप वालों, मैंने रेड करा दिया। मैंने कहा ये क्या है तुम में, और मैंने पकड़ लिया। मेरे पास कमिश्नर साथ था, मैंने कहा ये क्या है, उनके पास ऐसे जो बटन लगे हुए थे वो यूं कर रहे हैं ना, वो उन्होंने नीचे दबा दिया, अब वो सही नहीं जा रहा। अब आपने ये कर दिया, आपने देखा साथ खड़े में वो पेट्रोल सही जा रहा है। हमने कहा ये क्या है तुम्हारा ये। तो मतलब कहने का कि मिलावटों से लेके सब चीज़ें हो रही हैं, दूध की चीज़ों में, चिकन है, गोश्त है, सब है, लेकिन इतना नहीं है जितना हो रहा है। इसलिए कि वो मिलावटें जो आपने दूध में मिलाई थी चीज़ें, वो मिलावटें वो चीज़ें जो आपने जानवरों को खिलाई गई थी गलत तरीके से, अब वो हाईलाइट हो गई हैं, लोगों की नज़रों में आ गई हैं, तो आपने उन पर डाल दिया कि उनकी बीमारी आ रही है। ये आपकी बीमारियां हैं, आपकी मिलावट करदा चीज़ों की बीमारियां हैं ये। मैं कहता हूँ आज हुकूमत सख्ती करे इन सब चीज़ों पे, आपका दूध का दूध पानी में सामने आ जाएगा ये। सब मेरा हम शुरू से चीख रहे हैं, शुरू से WHO ने शुरू से कह दिया था कि ये जो बाहर का दूध रिकमेंड नहीं करना, बच्चों को नहीं पिलाना, किसी ने तवज्जो नहीं दी। इतना बड़ा इदारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसने कहा बच्चों के दूध को हम रिकमेंड नहीं कर रहे, कोई एहतजाज नहीं। क्यों नहीं कर रहे, वजह तो बताओ ना। उनको पता है कि इसके अंदर इन्होंने दूध गाय भैंसों में वो कुछ मिला दिया है कि अब ये दूध हमारे लिए मुदर्रिस है, बच्चों के लिए डैमेज करेगा, हार्मफुल है ये। तो वो करके आपने रोक दिया है। जब अब आप दूध, अच्छा जब उधर रोक दिया तो आपके लिए कैसे फायदेमंद हो गया, बिल्कुल है। जब मना हुआ तो अब लोगों ने सोचा कि यार ये जो दूध ये बेच रहे हैं, ये कर रहे हैं, अब इसको भी खत्म करो, है ना। तो इन्होंने पूरा माफिया ग्रुप सामने आ गया, इन्होंने दूध नहीं मिला हुआ, दूध नहीं मिला हुआ, दूध। आप देख रहे हो, मैं कहता हूँ आज आपने, मैंने कल एक मुझे बता रहे थे दूध के, तो बहुत सारा दूध था, उसने वो पानी में बहा दिया जाके समंदर में, वो पूरा लेके गया भर के। आप हुकूमत के इदारा एक रुकता, उससे कहते 2 मिनट रुक जाओ, थोड़ा सा दूध दे दे, मैं चेक करती हूँ उसे। भाई आपके पास लेबोरेटरियां मौजूद हैं, बिल्कुल हैं, आप चाहे मैंने अभी यार लेबोरेटरी बेची, आपने क्यों तल्फ किया उसे, हैं, आप लोगों को दिखाना चाहते हैं आप, हैं, क्या वो जो टेस्ट हुआ था उसमें केमिकल था, नहीं था, आप फेंक दिया, आपने केमिकल नहीं टेस्ट कराया, आपने इशाअत कर दी, पूरे मीडिया में फैला दिया आपने, है? मैं कहता हूँ बगैर जब मुस्तनद ही नहीं थी तो आपने इसको क्यों आपने इस तरह किया आपने ऐसे। ये लोगों को कंसेप्ट कराया जा रहा है, ये बेवकूफ़ बनाते हैं हर तरह के लोग। अब गरीब अवाम क्या करे, है? आपने मीट आपने बंद कर दिया, चिकन आपने बंद कर दी, दूध आपने बंद कर, तो क्या आप वेजिटेबल दालें खाएंगे, हैं? और अगर वेजिटेबल में कुछ ले आए तो वेजिटेबल तो बहुत जल्दी रिजेक्ट हो सकती है। एक पॉइंट से आपने अनाउंस कर दिया ये जो कास्ट हुई है इसमें जो है गलत गोबर डाल दिया गया था, गलत खाद डाल दी गई थी, वो जो उनका जो मुर्दा जानवरों की खा लेती थी वो इसमें डाल के फिर ये उगाई गई है गंदे पानी से, बस खत्म होगी कहानी। अब आपकी वेजिटेबल भी गई। मतलब जो बाहर डिनर या लंच पे जाते हैं उनके लिए अब कोई चॉइस नहीं है, ना बीफ ना ही चिकन, तो खाएंगे क्या। मतलब मैं खुद अब जाने वाली थी तो मैं सोच रही थी खाना क्या है, मतलब फिर मैं सोची चाय और केक खा लूंगी। ये मैं समझता हूँ कि जिन जहाँ आप लोग महंगाई कर रहे थे ना, तो ये एक तोड़ आ गया कि अब तो खाना ही नहीं है, पैसे खाना तो पैसे बचेंगे, अब तो पैसे ही बचेंगे, सेहत भी होगी, ये सब चीजें। हाँ। इस बातों से एक बात जाहिर होती है कि आपके मुल्क में कोई सिस्टम नहीं है, ना आपके पास कोई ऐसा कोई सिस्टम है जो जिसको वो कर्टिल करे, उसको आप रोकथाम करे, चेक एंड बैलेंस करे। मामा कोई नहीं है, जो आता है कह देता है, जो आता है कर देता है। मैं समझता हूँ ये सिस्टम है हमारे आपस के। मैंने देखा, मैं एक न्यूट्रल आदमी हूँ, ना मैं कोई पॉलिटिशियन हूँ, ना मैं कोई रिलीजियस कोई कुछ है। मैं एक अपनी जो सही बात है स्कॉलर हूँ, मैं एनालिस्ट हूँ डॉक्टर के साथ, तो मैं अपनी एनालिसिस करता हूँ। मैं समझता हूँ ये सब चीजें आपस में हुकूमत है, क्या हुकूमत देखिए क्या कर रही है। मैं उसका बिहेवियर चेक कर रहा हूँ ना। अब मैंने देखा कि आप बजाय इसके कि आप लोगों को आप इजी जो है वेजिटेबल दें, आप खाना सप्लाई करें, आप महंगाई करें, उन्होंने देखा कि ये तो हुकूमत मारेगी अगर हमने नहीं सोचा, उन्होंने आपस में लड़ना शुरू कर दिया, आपस में लड़ना कर दिया। अब पार्टियां तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा, तुझे मैं जो है हटा के दम लूंगा, तुझे मैं तुझे जेल में डाल दूंगा, वो तुम क्या डालोगे डालो। यार ये कितना बच्चों वाली जंग शुरू हो रही है। आप हम दे दें, ये बच्चों में होता है ना कि तुम्हें ये कर दूंगा, तुम्हें ये कर दूंगा, तुम्हें ये कर दूंगा। आप रसूल का फरमान तो देखो, रसूल ने क्या फरमान दिया था, मक्का फतेह मक्के में क्या दिया था हमारे सबके लिए। देखिए मशले राह है, अबू सुफियान जो भी हो, मैं नहीं कह रहा हूँ कि किसको क्या कहता है, उस वक्त का सबसे बड़ा दुश्मन था।
आपने फरमाया कि अबू सुफियान जिस घर में पनाह लेगा उस घर को भी पनाह हासिल होगी और अबू सुफियान को भी फतह होगी। आप इससे नसीहत नहीं ले रहे। आप इमरान खान आप सदर बन गए, मैं ठीक है, मैं समझता हूँ, बहुत इज्जत करता हूँ, बहुत इंटेलिजेंट आदमी, आप खुली माफी का ऐलान करते हैं। आप कह रहे भाई तुम्हारा अमल तुम्हारे साथ है, ये जो है ये एहतसाब अदालत है, ये अदालत है, ये अदालत है, लेकिन मैं आपका भाई बैठा हूँ, तब तक 5 साल हुकूमत करूं या 10 साल, मैं आपका भाई हूं, आप सही करो, वो एहतसाब अदालत है, मेरा से आपके कोई दुश्मनी नहीं। ये बैठते ही अनाउंसमेंट कर देता है। आज भी अगर चाहे तो मैं समझता हूँ इसका मुआवजा भी कम हो जाएगा। है? आपको चाहिए अवाम में वो दुश्मन हो दोस्त हो, आपके अपनी अवाम है, वो आपके बच्चे हैं, वो अवाम बच्चों की तरह होती है, भले वो उसमें वो जो है फजल रहमान आ जाए या आसिफ जरदारी आ जाए, वो आपके बच्चे हैं। आप यहाँ से हटेंगे तो फिर आप फाइट करें, आप इदारों को मजबूत कर दें। हाँ, सही बात, इदारों को मजबूत कर दें आप, फिर बिल्कुल देखें ऐसा। आप। अच्छा डॉक्टर साहब, थोड़ा चेंज टॉपिक पे आते हैं कि मुझे ये बताइएगा, इस पे हम बात करते हैं। अब मुझे ना वो चीज़ इतनी समझ नहीं आती, तो इसलिए मैंने कहा आज आपसे डिस्कस करूं कि अक्सर अक्सर कुछ मर्द या तो बहुत पैसे वाले होते हैं या बहुत पैसे वाले नहीं भी होते, पर वो 2 शादियां करते हैं। अब पहली शादी की कुछ अरसा हुआ, अनबन आई या फिर कोई और समझ आ गया, प्यार हो गया या कुछ भी XYZ, कोई भी ऐसी सिचुएशन हुई कि दूसरी शादी हो गई। तो मुझे बताइए दूसरी शादी का पहली बीवी और बच्चों पे कैसा असर पड़ता है, और मर्द 2 जगह मतलब 2 घर किस तरह से लेके चल सकता है? मतलब औरत बहुत के लिए तो ये हुक्म ही नहीं है ना कि वो एक टाइम पे 2 मर्द रखे या 2 शादियां करे, पर मर्द तो एक टाइम पे 4 बीवियों का हक रखता है। तो मर्द किस तरह से 2 बीवियों को और उस फैमिली को, इस फैमिली को, बच्चों को किस तरह से लेके चलता है? देखिए इतना खूबसूरत आपका सवाल ही है, और यही हमारे माशरे को, अगर हम इसका सही जवाब हमें मिल जाए तो बहुत ज़्यादा करप्शन हमारे मुल्क का ख़त्म हो जाए। वो करप्शन जो डोमेस्टिक या घरेलू है, वो मसाइल हल हो सकते हैं। हमें सबसे ज़्यादा, सबसे पहले अपनी जो हमारे रसूल सल्लम की ज़िंदगी है, हमारे अम्बिया कराम की ज़िंदगी है, जमीन हमारे सहाबा कराम की ज़िंदगी है, कोई मुझे आज तक ऐसा, या वलियों की औलियाओं की ज़िंदगी है, मैंने जो भी पढ़ा, हर शख्स ने, हर वली ने, हमारे रसूल सल्लम इंक्लूड हैं, और पैगम्बरों ने, सब ने एक से ज़्यादा शादियाँ की, और एक वक्त में उनके पास 2-2 3-3 होती थी, समझे ना, और वो सारी शरीयत के हिसाब से होती थी। बाद शादियों में जो रसूल सल्लम से हुई, अल्लाह ने हुक्म दिया कि ये, क्योंकि रसूल सल्लम ने वही कुछ किया जो अल्लाह ने कहा, जो जबरील सलाम के थ्रू जो उन तक पहुंचा मैसेज। तो हम ये समझें कि अल्लाह इस बात से राजी है कि एक मर्द मोर देन 1 शादी कर सकता है, ये अल्लाह की तरफ से है, मगर उसने उसूल बना दिए। बाद में इन्होंने कहा ये 5-6 हो जाए, भाई 4 शादियां तो आ गया। ये 4 शादियां जो ये मर्द कर रहा है, ये लिमिटेशन है। आपके पास इकोनॉमिक कंडीशन ही सब कुछ नहीं, आपकी अखलाकियात अच्छी होनी चाहिए, आपको बीवियों में रखने की मतवाजन और एक तवाजुन होना चाहिए आपकी लाइफ में, जब आप ये काम कर सकते हैं। हमारे लोगों ने इसको जो है मिस यूज किया। आज मैंने देखा, चलो आप जो बड़े लोग हैं जिनका वो पैसा हो, अब वो करें, मगर गरीबों का बड़ा मुश्किल है, घर में है नहीं, अच्छा फिर खुद भी नशे में लगे हुए, और मुझे शादियां करने, आप बीवी बच्चे को छोड़ के भाग गए आप, तो कितना अजीब मुश्किल है। यानी ये भी हुकूमत का फर्ज है कि आपके इदारे इतने होने चाहिए, आप यही नहीं करें कि आप बाहर की चीज़ों का, आटे दाल का पता करें, आपके घर में क्या हो रहा है। आप शहरियत बोर्ड बनाएं, आप एक हुकूमत की तरफ से बनाएं, हर पूरी आपके पास डेटा कलेक्ट होना चाहिए। अगर आपने कोई शादी की है किसी ने, तो आगे वो बताए और उसको पाबंद कर दें कि भाई तुम मजीद तुम कर रही हो तो तुम्हारी यही चीज़ें तुम्हारे पास होनी चाहिए, ये कानून बन जाए। शहरियत में तो बने हुए हैं सारे, आप शहरियत को फॉलो कर देंगे, हर चीज़ आपको मिल जाएगी। मेरे पास ऐसे लोग भी मौजूद हैं, मेरे एक दोस्त हैं, उसने मुझे बताया, मेरे पास आए, कहने के साहब वो मैं अपनी बच्चियों से मिलना चाहता हूँ। मैंने कहा बच्चियों से मिलना तो आप मिल लीजिए। कहने लगे साहब आज से कोई 15 साल पहले, 20 साल पहले मैंने एक शादी की, और बच्चे भी मेरे हुए, 2-3 साल में हमारी अनबन हो गई। फिर उन्हीं दिनों मुझे और लड़की पसंद भी आ गई, वो भी सही थी, मैं अफोर्डेबल था, तो मैंने कहा मेरे शादी कर लो, उसका हो गया, सब कुछ हो गया। बाद में वो कुछ ऐसा डिस्प्यूट खड़ा हुआ, वो चलेगी बच्चों को लेके। अब अच्छा, अब जहन में लिया, अब चूंकि बढ़ापा आया तो गया मेरे बच्चे कहाँ हैं, तो हमारे इदारे में आ गए, कहने के साहब ये कर लीजिए। तो मैंने कहा मैं भी उसको देखता हूँ थोड़ा, तो मैंने कहा यार ये तो वाकई बड़ी मुश्किलात की बात है, तो अब क्या करें। जब कांटेक्ट किया तो बात ही नहीं करते कोई, कहने लगा नहीं वैसे वो तो हमने बता दिया कि बाप मर गए उसके, ये हो गया वो हो गया, और अब करो। अब ये अजाब किस पर है? क्या आप समझते हैं कि वो लड़के बंदे पे बाप पर है,
या उसकी बीवी पे था, ये बच्चों ने क्या कसूर कहा था किया था, ये बच्चे जो इसमें इन्वॉल्व, हम मैंने कहा आपकी बीवी बच्चे, पहली बीवी बच्चे पे क्या असरात हो रहे हैं, वो जो बच्चों पे असरात हो रहे हैं उसके दोनों जिम्मेदार हैं। यानी जब बाप छोड़ के गया वो भी, और जो माँ छोड़ के गई बच्चों को लेके वो भी, दोनों जिम्मेदार है। हमें चाहिए कि अपने बच्चों का ख्याल करें हम अपनी अना की खातिर, यानी उस बीवी ने अपनी अना की खातिर के इसने शादी की या मेरे से ताउन नहीं किया, अपने बच्चों को अलग कर दिया। और बच्चों को अगर आप अब बच्चे बड़े हो गए होंगे ना, क्या पूछते नहीं होंगे, तो आपने मिस गाइड किया होगा ना उनको, बिल्कुल। आप बच्चों को आजादी देना कि अभी तुम कांटेक्ट करो, तुम्हारा अगर बन जाती है वेल गुड है, तुम्हारा मसला। तो ये मैं चाहता हूँ, आज ये मैसेज मैं ये देना चाहता हूँ कि वो घराने जहाँ से बहुत है, ऐसे बहुत घराने, हर दूसरी पहले पहली भी आप देखें ना, वो बात करने की डॉक्टर आमिर लियाकत के साथ भी है, हाँ, हाँ, मशहूर बंदा है बिल्कुल। उनके साथ, और दूसरे लोग बहुत से लोग हैं उनके साथ ये मौजूद है। ये समझे कि आप उनको, उनकी जो बीवियों को ये मैसेज मैं दे रहा हूँ कि वो अपने बच्चों को इंडिपेंडेंट करें, और अपने बच्चों को अगर कांटेक्ट में आ रहे हैं वो शोहर तो आप उनको दें कि वो उनसे कांटेक्ट करें। अब वो जाने भाई, अगर उस बंदे ने उनको कन्वेंस कर लिया बच्चों के लिए है, अगर उसकी फर्ज को लो बेटियां हैं तो बेटियां तो फायदा होगा ना बाप का, बाप की जायदाद का हिस्सेदार बनेंगी ना, है। तो वो जो अना अब तो उसकी वो नहीं रही ना है। और पता नहीं वो कह रहा, उसने ये भी मुझे बताया कि साहब अब तो मैं कुछ नहीं, वो बीवी भी चली गई छोड़ के, समझे। तो अब तो देखिए ना, अब बात होनी चाहिए ना, है। उसने कहा नहीं साहब, मैं जो बच्ची अपनी याद आती हैं वो कैसी हो रहा था, अभी जगह ढूंढ हो गई हैं। तो मैं कहता हूँ ऐसे बहुत से घराने हमारे यहाँ पाए जाते हैं जो इस किस्म की करप्शन का शिकार है। चलो वालदेन बच्चियों ने जैसे तैसे सह लिया, मगर अब जब अनाउंस हो गया, पता चल गया, जब तो आप उसको देखें आपने। तो मेरा मैसेज यही है कि शौहर हज़रात जो नई शादियाँ कर रहे हैं, अफोर्डेबल हो या नॉन अफोर्डेबल हो, जब तक आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग मौजूद है, एक खास पैसा या एक खास इकोनॉमिकली बच्चों को आप सेटल कर रहे हैं, बीवी को सेटल कर रहे हैं, और उनकी मर्जी शामिल है, आप पूछे उनसे कि वजह क्या है, तो मैं समझता हूँ ये मसला काफी हद तक हमारा हल हो सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ऐसा भी होता है ना कि बच्चे बदजन भी हो जाते हैं कि जो टाइम था जब हमें बाप की मोहब्बत सपोर्ट की ज़रूरत थी वो हमारे पास नहीं था, वो अपनी दूसरी लाइफ में था, अब हम समझदार हो चुके हैं, अब तो हमारी लाइफ वो टाइम गुजर चुका है जो एक टफ टाइम था, ऐसा भी तो होता है ना। आपने कितनी खूबसूरत बात की है। और असल में देखिए ना, एंकर वही होता है जो रियलाइज कर जाए कि ये बात हो रही है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। इसकी मिसाल मैं बिल्कुल ऐसी कहूँगा कि इंसान जब मर के रोज़े मैशर जब जमा होगा तो उस वक्त तब उस पर एलिगेशंस होंगी, अल्लाह कि तुमने ये किया, तुमने ये किया, तुमने ऐसा किया, चलो इसको दोज़ख में डाल दो, तुमने ये किया, तुम इधर चले, तुमने अच्छा किया। जिनके जो लोग दोज़ख में डाले जा रहे थे वो ठीक हैं, मुसलमान थे, हैं, मुनाफिक हो गए थे, वो ये कह सकते हैं कि या अल्लाह उस वक्त की बात थी, अब हमें तो मौका दे, हम सीधा का हम सही राह पे आ जाएंगे। तो वही बात उन बच्चों की है। मैं ये कहता हूँ कि उनकी जो बीवियाँ हैं या बच्चों की जो माएँ हैं वो ये कहें कि ठीक है, अगर बच्चे ये कहते हैं कि हमने वो वक्त गुजार दिया लेकिन अभी वक्त है, आपको हर सूरत में जो है बाप के फराइज पूरे करने हैं। कभी भी ये नहीं कहा गया कि बाप ने जुल्म किया तो आप भी जुल्म कर रहे हैं उस पे, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। चाहे उन्होंने क्या कर दिया, आप उसका बैठे, आप तो बच्चे हैं, क्या आपसे हिसाब किताब नहीं होगा? हर चीज का होगा। आपको मालूम है, मैंने एक जगह पढ़ा, इतने हैरान कुन बात थी, अगर माँ बाप आपके साथ फेवर है और आपने कहा कि मैं अपने माँ बाप को माफिया मांग रहा हूँ, तो आप ये समझ लें कि माँ बाप भी आपसे माफी मांगेंगे औलाद से कि हमें माफ कर देना बेटा, आपके साथ कोई जाते तो नहीं भी, ये भी शरीयत में है। यानी माँ जो सबसे बड़ी मानी जाती है वो भी ये कहती है औलाद से, तो बेटा मैं जा रही हूँ, मुझे माफ कर देना। तो बेटा कहता है कि नहीं नहीं मम्मी आपने कुछ किए नहीं, लेकिन नहीं बेटा आप माफ करोगे। सबके साथ माफी का ऐलान है। तो ये नहीं कीजिए कि अगर बच्चियां हैं या बीवी तो उसने बहुत किया और उसने कसूर और आपका नहीं, आप भी बराबर की शरीक हैं, बच्चियां भी बराबर की शरीक हैं। अब जब मिलने के बाद अगर कोई ऐसी नातफाकी होती है तो फिर दोनों जिम्मेदार है। तो मैं समझता हूँ कि अखलाकी तौर पे, दीनी तौर पे मेरा आज ये मैसेज है कि जो घराने इस किस्म के मौजूद हैं वो आपस में एक दूसरे से कांटेक्ट करें। एक दफ़ा दुनिया में मौजूद है तो चांस मिले एक दूसरे को, ऐसा ना हो कि टाइम निकल जाए, ऊपर हिसाब किताब सख्त हो जाए। ऐसा ही है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप तशरीफ लेके आए। सेगमेंट का टाइम खत्म हो चुका है। थैंक यू वेरी मच जी। नाज़रीन, ये जो अभी लास्ट में बात हुई है, तो बात ये है, मेरा ये मानना है कि माँ बाप, अगर कुछ लोगों का होता है ना कि हमारी माँ ने जो है दूसरे बच्चों से बड़ा प्यार किया और मुझसे नहीं किया, या मेरे मामले में ऐसे कर दिया, मेरी शादी पसंद की नहीं की, या बाप ने हमें छोड़ दिया, हमें पाला नहीं, हमें बचपन में छोड़ के चला गया, कुछ भी है, माँ और बाप
का एक वो मुकाम है कि आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो मैं भी यही कहूँगी कि अगर इस तरह का हो चुका है तो हो सकता है कि कुछ उस टाइम ऐसी सिचुएशन हो जो आपके सामने नहीं है, बैठ के बात करें। हो सकता है वो सिचुएशन, वो हालात ऐसे हों कि उसे दूसरी शादी करनी पड़ी हो, आपको छोड़ना पड़ा हो, कुछ भी हो सकता है ना। तो उसके लिए बैठ के बात करना और माफ़ी लाजमी है। जब हमें अल्लाह ने, जब तक हम दुनिया से नहीं जाते, आखिरी सांस तक माफ़ी के लिए दरवाजे खोले हुए हैं, तो हम तो उसके बंदे हैं, फिर हम क्यों नहीं माफ़ कर सकते। हमें भी माफ़ करना चाहिए, और माफ़ करने वाला बहुत बड़ा इंसान होता है। और क्या पता आपकी यही अदा अल्लाह को इतनी पसंद आ जाए कि आपके जो सारी उम्र के गुनाह हैं वो माफ़ हो जाए। लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद।